सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। आज की खबर आपने टीवी पे सुन ली होगी। जिस बात का डर था वही हुआ। दिल्ली पुलिस ने मूसेवाला केस में शामिल कुछ लोगों को पकड़ा है। लेकिन दिल्ली पुलिस की कामयाबी तो है, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा जब केस की सुनवाई शुरू होगी मानसा की कोर्ट में, पंजाब में। दो एजेंसी जब एक केस पे काम करती हैं तो अक्सर केस उलझ जाता है, कन्फ्यूजन हो जाती है। अब जब केस चलेगा तो अल्टीमेटली वो केस मानसा में ही चलना है। उसमें दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जो गिरफ्तारियां की हैं, उन लोगों की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी उनको भी मानसा की कोर्ट में पेश किया जाएगा। और यही आरोपी आज से कुछ दिन के बाद जब पंजाब पुलिस के हवाले किए जाएंगे, क्योंकि एफआईआर मानसा में हुई है, पंजाब में हुई है, तो पंजाब पुलिस एक बार फिर इन आरोपियों से सवाल जवाब करेगी। उस सवाल जवाब में कुछ नए तथ्य सामने आ सकते हैं। वो आरोपी कुछ नई बातें बता सकते हैं या जो बातें उन्होंने दिल्ली पुलिस को कही हैं उनसे मुकर भी सकते हैं। तो अब दो किस्म की स्टेटमेंट एक ही कोर्ट में पेश की जाएंगी और उसके बाद जो केस लटकेगा, जो सवाल जवाब होंगे, वकीलों की बहस होगी, उसमें ये केस लटक जाएगा, उलझ जाएगा, जिसका डर था। मुझे नहीं लगता इन दो एजेंसियों की लड़ाई में सिद्धू मूसेवाला को कोई इंसाफ मिलेगा। खैर, जो अभी तक इस केस में एक नई बात सामने आ रही है जिसका जिक्र कोई नहीं कर रहा, और वो है इसका गुजरात कनेक्शन। गुजरात कनेक्शन भी एक ही शहर का, मुंद्रा पोर्ट। गुजरात के समुद्र के किनारे बहुत बड़ा मुंद्रा पोर्ट है जो आजकल प्राइवेटाइज करके अडानी की कंपनी के हवाले किया गया बहुत सालों से। आपको याद होगा, हमने एक एपिसोड भी किया था। बहुत बड़ी ड्रग की कंसाइनमेंट्स मुंद्रा पोर्ट से पकड़ी गई थी। उसके बाद 21-22 केस ड्रग के और हुए हैं मुंद्रा और उसके आसपास के इलाकों में। उसी तरह वहाँ से दूसरी तरफ जो कच्छ और जो कच्छ का एरिया है, वहाँ से भी, भुज और कच्छ से भी बहुत सारे ड्रग की कंसाइनमेंट या तो लैंड से पकड़ी गई, जहाँ समुंदर में फ्लोट करते हुए पैकेट पकड़े गए, और वो पैकेट पकड़े गए हैं जो पंजाब में आने थे। जैसे आप कोई 1 किलो की आप चीनी का पैकेट खरीदो ना नमक का पैकेट खरीदो, उस पर कंपनी का नाम लिखा होता है, टाटा का हो या अडानी का हो या हिंदुस्तान लीवर का हो या किसी और कंपनी का हो। उसी तरह जो अफ़गानिस्तान से और पाकिस्तान से 1-1 किलो के ड्रग के पैकेट आते हैं, उनके ऊपर कुछ मार्के लिखे होते हैं। उनमें कुछ मार्के ऐसे हैं जो एक नेम लिखा होता है, एक ब्रांड नेम लिखा होता है। उनमें 2 ब्रांड नेम ऐसे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, 2 ब्रांड नेम ऐसे हैं जो पंजाब में बहुत पॉपुलर हैं। वो ब्रांड नेम्स की पंजाब में बहुत खपत है। एक बहुत बड़ी ड्रग कार्टेल पंजाब में काम कर रही है, दुनिया भर को पता है। उड़ता पंजाब फिल्म बन गई, लेकिन उससे नशा या नशे की तस्करी पंजाब में बंद नहीं हुई है। हर रोज़ या एक दिन छोड़ के कोई ना कोई आदमी नशे की ओवरडोज से मारा जाता है। रोज़ छोटी बड़ी नशे की चीज़ें पंजाब पुलिस और दूसरी एजेंसीज पकड़ती हैं, सीज करती हैं। इस पूरी ड्रग का आज के दिन में 80-90% हिस्सा गुजरात से आ रहा है।
गुजरात से उसके 2-3 कारण हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने पिछले एपिसोड में बता दिया था। एक तो जो कंटेनर गुजरात में जो एक तरफ से पोर्ट फ्री हो गए हैं, उसमें जो कस्टम की जो और जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एजेंसीज हैं उनकी जो सुपरविजन है वो काफ़ी डाइल्यूट हो गई। उसके बहुत कारण हैं आगे, लैक ऑफ स्टाफ, लैक ऑफ फैसिलिटीज़, लैक ऑफ विल, काम करने की इच्छा शक्ति, बहुत सी चीज़ें हैं। फिर एक बड़े लोगों का, कारपोरेट्स का सरकारी कामकाज में बढ़ता हुआ दखल, वो सबसे डेंजरस ट्रेंड है। और वहाँ से वो इलाका बहुत बड़े ड्रग तस्कर, डीलर, फाइनेंसर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रांसपोर्टर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स और फाइनली उनको स्ट्रीट तक पहुँचाने वाला एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता है। और आपको शायद ये बात मालूम होगी, ऑर्डिनरी क्राइम माफिया जो होता है, जो लूट खसूट, फरौती, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, इस किस्म के काम करता है, इस किस्म के माफिया से ड्रग माफिया बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और बहुत पहुंच वाला होता है। उसका भी कारण है, आम क्राइम में एक लिमिटेड अमाउंट तक ही लूटमार की जाती है। मसलन मैं आपको उदाहरण देता हूँ, पंजाब में सबसे बड़ी डकैती, बैंक डकैती, टेररिज्म का जब दौर था उस समय भी हुई थी 6.5 करोड़ रुपए की लुधियाना के एक बैंक में। उतनी बड़ी डकैती आज तक नहीं हुई। लेकिन अगर आप 100 किलो की एक कंसाइनमेंट ड्रग की भेज देते हो पंजाब में, उससे आप सैकड़ों करोड़ों बना सकते हो। अब देखिए कितना फ़र्क है, ड्रग के क्राइम में कितना पैसा है। 1 लाख की चीज़ जो होलसेल में आती है हमारे पोर्ट्स में, कंटेनर यार्ड में या समुंदर के रास्ते फ्लोट की जाती है, हाई टाइड से वो शोर पे आ जाती है तो लोग उठा के ले जाते हैं। वो 1 लाख की चीज़ जब स्ट्रीट तक पहुंचती है, लोगों के मुंह तक पहुंचती है या लोगों की जेबों में पहुंचती है, तो उसकी कीमत 100 लाख हो जाती है, मतलब 1 करोड़। तो इतना बड़ा इसमें जो जिसको कहते हैं मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, इतना ज़्यादा है। इसलिए ड्रग माफिया अपने इस बिज़नेस को चलता रखने के लिए, किसी किस्म के खतरे से निपटने के लिए बहुत सक्रिय रहता है, सतर्क रहता है। वो ऐसे काम कर जाते हैं जो किसी के दिलो दिमाग में नहीं होते। और जहाँ पे इतना बड़ा पैसा इन्वॉल्व हो, इतने बड़े गिरोह इन्वॉल्व हों, वहाँ पे क्राइम भी उतना ही ज़्यादा खतरनाक और भयानक होता है। अब देखिए, ये 2 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसका जिक्र नहीं कर रहे लोग। मैं दिल्ली पुलिस की कॉन्फ्रेंस के बाद 1-1.5 घंटा मैंने सब चैनल्स पे निगाह घुमाई, किसी भी चैनल ने इस गुजरात एंगल का अभी तक जिक्र नहीं किया। शायद उनकी सोच वहाँ तक नहीं जाती होगी। आपको याद होगा, आज से कुछ दिन पहले, कुछ दिन, हफ्ते नहीं, महीने नहीं, साल नहीं, महाराष्ट्र के वो 3 आरोपी जिनका नाम इस केस में आया, संतोष यादव, सूर्यवंशी और महाकाल। महाकाल पहले पकड़ा गया था, 2 आदमी वांटेड थे। उनमें से दोनों आदमी फाइनली पकड़े गए तो गुजरात से पकड़े गए। उसके पहले, पकड़े जाने के पहले, जिस आदमी का नाम बार बार आ रहा है, संतोष यादव, जिसको अभी भी शक के घेरे में है, उसका सिद्धू मूसेवाले केस में क्या रोल है, उसके ऊपर अभी भी क्वेश्चन मार्क है, क्लीन चिट नहीं है। हो सकता है कल उसका रिमांड दिल्ली पुलिस ले पूना कोर्ट से। आज मेरी पूना पुलिस से बात हुई, उनको लगता है कि पंजाब पुलिस या दिल्ली पुलिस उसका रिमांड मांग सकती है। कल उसका रिमांड ख़त्म हो रहा है। वो शख्स
संतोष जाधव। इसी मुंद्रा में जहाँ से आज दिल्ली पुलिस ने तीनों को पकड़ा है, उसी मुंद्रा में एक छोटे से ढाबे में वो एक छोटे से लॉज में वो आदमी 7 दिन तक रुका। और ये बात पूना पुलिस ने भी कबूली है, मैंने कल के एपिसोड में आपको बताया था। और अब देखिए कि वो शख्स, वो कहीं उसने इनका जो केस जिनको आज दिल्ली पुलिस ने कल पकड़ा है वहाँ से मुंद्रा से, कहीं इनके रहने का बंदोबस्त करने तो नहीं गया था। हो सकता है क्योंकि वो शख्स बिना मतलब के 7 दिन मुंद्रा में नहीं रहेगा। इससे ये लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो एक ताना बाना है, जो एक स्ट्रक्चर है, जो उसके गैंग की बुनियाद है, उसकी जड़ें काफ़ी दूर तक फैल रही थी। ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। और हो सकता है कि आजकल लॉरेंस बिश्नोई का ड्रग कार्टल्स के साथ भी डील हो, क्योंकि असली पैसा वहीं पर है। आप फरौती मांग लोगे 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, वो कब तक चलेगा, कितने दिन चलेगा। इसलिए मनी फ्लो, जो कैश फ्लो है अंडरवर्ल्ड के, वो सबसे ज़्यादा ड्रग से आता है। तो आज ज़्यादातर गैंगस्टर उसी फील्ड में जा रहे हैं। तो ये बहुत, फिर मैं बोलता हूँ कि बहुत खतरे की घंटी है। अब संतोष जाधव एक हफ्ता उसी इलाके में एक लॉज में, होटल में रहता है, जिस इलाके में बाद में ये तीनों शख्स, जिनमें सबसे बड़ा शार्प शूटर सिद्धू मूसेवाले के केस का प्रियाव्रत फौजी और 2 कुछ छोटे लेवल के कारिंदे, जिनमें से एक शख्स एक गाड़ी चला रहा था और दूसरे शख्स का भी छोटा रोल था, ये तीनों लोग भी उसी इलाके में एक घर किराए पे लेके रह रहे थे। क्या वो घर कहीं संतोष जाधव ने तो अरेंज नहीं किया था? जैसे मैंने कल आपको बताया था, सोशल मीडिया के थ्रू, प्राइवेट सीक्रेट ग्रुप्स के थ्रू लॉरेंस बिश्नोई और उसके बंदों ने बहुत सारे यंगस्टर्स भर्ती कर रखे थे। इस बात का खुलासा पूना पुलिस ने किया, जिन्होंने 100 से ज़्यादा ऐसे जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया है। इसमें एक और बड़ी बात है, अभी 2 दिन पहले पूना पुलिस की एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इन्होंने और बड़ा खुलासा किया। उसका प्रेस नोट मेरे पास है, लेकिन वो मराठी भाषा में, इसलिए आपको समझ नहीं आएगा। उसमें लिखा हुआ है कि संतोष जाधव ने अपने साथियों के साथ मिलके मध्य प्रदेश के एक इलाके से 13 देसी कट्टे मंगवाए और वो पूना पुलिस ने पकड़ लिए। देसी हथियार, देसी रिवॉल्वर पिस्टल। अब एक नया लड़का जिसने कभी इतना बड़ा कोई अंडरवर्ल्ड में नाम नहीं कमाया, कोई बड़ा रोल अदा नहीं किया, वो शख्स 13 हथियार मध्य प्रदेश से क्यों मंगवाएगा? और वो पकड़े गए। तो कहीं ना कहीं संतोष जाधव का ये शुरुआती दौर में उसका टेस्ट लिया जा रहा था बिश्नोई गैंग की तरफ से कि क्या ये आदमी हमारे लिए हथियार इकट्ठे कर सकता है, हमारे लिए रहने का बंदोबस्त कर सकता है, हमारे लिए भागने का इंतज़ाम कर सकता है। तो इन लोगों के आने के बाद, जब ये लोग मूसा कांड के बाद शेल्टर लेते हैं, तो उस शेल्टर का इंतज़ाम कहीं ना कहीं संतोष जाधव ने करवाया होगा, क्योंकि उसी शहर में मुंद्रा में जिस इलाके में रह रहे थे उसका नाम है बरोही। एक सुबर्ब है मुंद्रा का, बरोही सुबर्ब। जैसे हमारे मुंबई में जुहू है, बांद्रा है, ये एरिया मुंबई शहर के बाहर है, लेकिन शहर का हिस्सा भी है, एक्सटेंडेड सुबर्ब्स हैं। तो उस इलाके में बहुत सारे नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन रहती है। बहुत लोग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मुंद्रा पोर्ट पे काम करते हैं। कोई क्रेन ऑपरेटर है, कोई लोडर है,
कोई कंटेनर हैंडलर है, कोई सुपरवाइज़र है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई लेबर कंट्रैक्टर है, और बहुत से लोग रोज़ी रोटी की तलाश में हमारे इन राज्यों से वहाँ काम करने जाते हैं। उसके दो तीन फ़ायदे हैं। एक तो वहाँ चोरी चकारी बहुत का माल बहुत सस्ता मिल जाता है। वहाँ पे स्क्रैप की चोरी हो जाती है। मटेरियल जो कंटेनर से निकाला जाता है, लोडिंग के टाइम पे उसकी पिलफरेज हो जाती है। उसके बाद उसको बेचने के लिए चोरों का सहादर जो चोरी का सामान खरीदते हैं, उन लोगों के गैंग काम करते हैं। फिर उस सामान को आगे ट्रांसपोर्ट करके जहाँ भेजना है, उसको भेजने के लिए ट्रांसपोर्टर और हैंडलर लेबर उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो एक बहुत बड़ा 2 नंबर का कारोबार जो इस देश की इकॉनमी को, इस देश के लॉ एंड ऑर्डर को, इस देश की सिक्योरिटी को और इस देश की अमन शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो कहीं ना कहीं मुंद्रा का इलाका और उसी किस्म के जो और पोर्ट हैं, ख़ास तौर पे जो प्राइवेटाइज कर दिए गए हैं, वो अभी क्राइम के नए सेंटर बनते जा रहे हैं। वो क्रिमिनल जिनको मुंबई में काम नहीं मिलता, अंडरवर्ल्ड का वर्चुअली ख़त्म होने के बाद, वो लोग अभी शिफ्ट करके मुंद्रा पोर्ट में जा रहे हैं। मैं एक और बात आपको बता दूं जो आपने सुनी होगी पहले। मुंबई डॉक जो है, बॉम्बे की डॉक, उसको कहा जाता है द मदर ऑफ ऑल क्राइम। कोई ऐसा मुंबई का बड़ा अंडरवर्ल्ड का सरगना नहीं है जिसने कभी ना कभी मुंबई डॉक में काम ना किया हो। करीम लाला से लेके हाजी मस्तान, वरदाराजन मुडलियार, दाऊद, छोटा राजन, इस किस्म के सब लोगों ने, मोहम्मद अली, एक और था नासिर कुछ नाम था उसका, वो भाई, बहुत से लोग, इन लोगों ने डॉक में से काम कर कर के लाखों करोड़ों उस ज़माने में कमाए। सो डॉग्स एक बहुत बड़ी ब्रीडिंग ग्राउंड होती है क्रिमिनल्स के लिए, जो बाद में जाके बड़े बड़े डॉन्स बन जाते हैं, सागना बन जाते हैं। तो मुंबई डॉग में जो ब्रीडिंग ग्राउंड थी, जो एक ट्रेनिंग स्कूल था क्रिमिनल्स का, वो आजकल यूनिवर्सिटी बन के मुंद्रा शिफ्ट हो गया है। मुंद्रा आज के दिन में वो पोजीशन हो गई जो एक ज़माने में मुंबई पोर्ट की हुआ करती थी। तो आज के ज़माने में मदर ऑफ ऑल क्राइम जो है, वो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट नहीं, मुंद्रा का जो पोर्ट है वो बन गया है। ये बहुत ख़तरनाक डेवलपमेंट है। इसको अगर जल्दी चेक नहीं किया तो जिस किस्म का माफिया मुंबई में ऑपरेट करता था, क्रिएट किया गया था डॉग्स में से, उसी किस्म का एक नया माफिया मुंद्रा में डेवलप हो जाएगा। तो इसके लिए इस दोनों घटनाओं को संतोष यादव और उसके बाद प्रियाव्रत फौजी और उसके दो साथी, उनका मुंद्रा से पकड़े जाना, और देखिए उसमें पकड़े भी किस तरीके से जाते हैं। 3 दिन से दिल्ली पुलिस की एक टीम, जिसमें 6-7 लोग होते हैं, एक स्कॉर्पियो गाड़ी लेके दिल्ली नंबर की, ये वहाँ पे पहुँचना। उनका होटल है वहाँ बरोई में जिसका नाम है शिव ट्रॉपिका, उसमें ये लोग रहते हैं जाके। 3 दिन से होटल में रुके हुए थे। किसी को शक नहीं हो कि हम पुलिस वाले हैं। इन्होंने अपनी गाड़ी को गंदा मंदा रखा हुआ कि जैसे कुछ आम गरीब किस्म के व्यापारी, पेंडू किस्म के देहाती गांव खेड़े घूम के आते हैं और रह रहे हैं, कुछ छोटा मोटा व्यापार करने आए हैं, और अपनी जो आइडेंटिटी है उसको छुपाने के लिए इन्होंने अपने नंबर प्लेट्स के ऊपर या तो मिट्टी लगा रखी थी, या एक नंबर प्लेट के ऊपर तो वो जो टार होती है, लोक जिसको हम बोलते हैं, डांबर बोलते हैं, उसका छिड़काव किया हुआ था ताकि नंबर पड़ा नहीं जाए। तो उसी, वो एक बड़ा होटल है वहाँ पे 3 स्टार किस्म का, उस जिसमें रुके, उसमें लोकल पुलिस वाले भी खाने पीने आते। तो उनमें कहीं लोकल पुलिस को शक हुआ कि ये 7-8 लोग कौन हैं जो पिछले 2-3 दिन से
इतनी गंदी सी गाड़ी लेके घूम रहे हैं। तो हुआ कुछ ऐसे, जब इन्होंने तीसरे दिन मतलब कल एतवार के दिन शाम के 5-6 बजे इन तीनों आरोपियों को ढूंढ लिया और इनके पास से जो हथियार मिले, जिनमें एक वो AK-47 राइफल भी है जो आपने टीवी पे खबरों में देख लिया होगा, वो भी इनके पास से मिली। तो जब वहाँ से निकलने लगे होटल से तो 10 लोग हो गए, 7 और 3 10, साथ में हथियार। तो लोकल पुलिस ने इनको चैलेंज किया कि आप कौन हो जो यहाँ से ये आदमी लेके इतने एक गाड़ी में घूम रहे हो। तो इन्होंने अपनी आइडेंटिटी बताई और उनको ये नहीं बताया लोकल पुलिस को कि हम जो 3 आरोपी पकड़े हैं ये सिद्धू मूसेवाले के केस में शामिल हैं। लोकल पुलिस को ये बताया गया कि जो तीनों साक्ष्याँ एक 2021 का दिल्ली पुलिस का एक मकोका का केस है, किसी आदमी से फिरौती मांगने की धमकी दी गई थी। उस केस में ये लोग वांटेड थे कि बहुत बड़े क्रिमिनल नहीं हैं, तो इनको हम लेने आए थे और इनके नाम भी उल्टे सीधे बताए वहाँ पे। प्रियाव्रत फौजी का नाम अशोक फौजी बताया गया, दूसरे लोगों के नाम और बताए गए। और जो वहाँ की पुलिस ने एक प्रेस स्टेटमेंट गुजराती में इशू किया था, गुजराती भाषा में, उसमें वही 3 नाम लिखे गए थे। और उसके बाद जब आज दिल्ली पुलिस ने कॉन्फ्रेंस किया तो मालूम पड़ा वो अशोक फौजी नहीं था, वो प्रियाव्रत फौजी था। तो इस किस्म से दिल्ली पुलिस ने काम बहुत अच्छा किया है। लेकिन क्योंकि ये केस पंजाब का है, दिल्ली पुलिस को चाहिए था पंजाब पुलिस को अपनी कॉन्फिडेंस में लेके जॉइंट ऑपरेशन करती, ताकि इन लोगों को जॉइंट ऑपरेशन में पकड़ा समझ के सीधा मानसा लाया जाता और पंजाब पुलिस की तरफ से उनको कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया जाता। अब दिल्ली पुलिस ने आज रिमांड ले लिया उनका, 1 हफ्ते का रिमांड मिनिमम मिला होगा, 1 हफ्ते का और मिलेगा। अब पंजाब पुलिस उनको अपने ताबे में तब तक नहीं ले सकती जब तक दिल्ली पुलिस का रिमांड ख़त्म नहीं होता। उसके बाद वो लोग पंजाब पुलिस के ताबे में आएंगे, फिर नए सिरे से इंटरोगेशन इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। तब तक दिल्ली पुलिस कुछ और लोगों को पकड़ लेगी, फिर उनके 15 दिन निकलेंगे, उसके बाद फिर पंजाब पुलिस के हवाले आएंगे। ये बहुत बड़ा केस को उलझाने का काम हो गया है, डुप्लिसिटी हो गई। और इस सब कुछ के चलते हुए जो पंजाब पुलिस का एक एम था, जो एक SIT बनाई गई थी एक IG लेवल के ऑफिसर के नीचे, वो अब रिडंडेंट हो गई है। SIT का कोई काम नहीं बचा है। मेरे हिसाब से SIT को भी बंद कर देना चाहिए और हो सके तो जो केस भी किसी तरह लीगल ओपिनियन लेके दिल्ली पुलिस को ही दे देना चाहिए, ताकि जो होना है एक ही एजेंसी करे, इसमें कोई कल को लीगल अड़चने नहीं है। लेकिन वो मुझे लगता है लीगली पॉसिबल नहीं है। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये केस, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किस करवट बैठती है। लेकिन मेरा यकीन आज से इस बात से बिल्कुल उठ गया है कि कभी सिद्धू को इस केस में से कोई इंसाफ मिलेगा। पंजाब पुलिस अगर ये सोचती, कहीं उनके दिमाग में होता कि हम इस केस की जड़ तक जाएंगे, तह तक जाएंगे और उन लोगों तक पहुंचेंगे जिन लोगों ने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी तैयार की। कॉन्स्पिरेसी कुछ और लोग करते हैं, एक्सिक्यूशन कुछ और लोग करते हैं। अब दिल्ली पुलिस के इन अरेस्ट से वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है पीछे रह जाएगी। अब ये ऑर्डिनरी रिवेंज किलर बन के केस का निपटारा हो जाएगा, बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन सिद्धू को और उसके माँ बाप को, पंजाब के लोगों को, सिद्धू के चाहने वालों को, उसके फैंस को, मुझे नहीं लगता कभी इंसाफ मिलेगा। तो आने वाले दिनों में कुछ और किस्से कहानियाँ लेके और बातें करेंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।